नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अभ्यास प्लस के डिस्कशन सीरीज में। आज हम लोग डे 35 के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चंस। इसमें हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस को, खासकर इकोनॉमी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एफईआर ऑफ आरबीआई इंक्लूड द फॉलोइंग करेंसीज। इनमें से आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सा इसमें से एसेट्स होता है, देख लेते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स सही है, गोल्ड सही है, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट सही है, और आरटीपी रिजर्व ट्रांचे पोजीशन ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सही हैं, सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही है। इसका मतलब आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, हमारे पास गोल्ड होता है, एसडीआर राइट्स होते हैं, और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन आरटीपी होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो पहला, रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स। जी हाँ, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट का सोर्स कहाँ है उसको हम लोग देखते हैं इसके थ्रू। सही है। इट कैन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू द गिवन प्रोडक्ट। ये भी सही है। दीज आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टेटिस्टिक्स। अब हम लोग ट्रेड स्टेटिस्टिक्स जब बनाते हैं कि किस कंट्री से कितना इंपोर्ट हुआ, किस कंट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो उसमें भी हमको ये हेल्प करता है। ठीक है। Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of imports. ठीक है, तो all of the above will be the correct answer। चलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम लोग, हमारे पास स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं हम लोग को। पहला, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एक्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सप्रेस पर लाइफ 1 लाख लाइव बर्थ। ये जो है ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1950 में कितना 189, ये सही है। इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज 30, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई, द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 2010 वाज यूपी। ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ये जो डेटा हमारे पास है ये एक्चुअली एमपी के बारे में है। किसके बारे में है? ये हाईएस्ट जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हम लोग देखते हैं वो जब भी हम लोग उसको चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं? पर 1000 लाइव बर्थ। तो हमारे पास देखने के लिए क्या चीज है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जब भी हम लोग चेक करते हैं तो डेटा उसको 1000 पर लाइव बर्थ पे हम लोग चेक करते हैं, और हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, human capital formation is a concept, as a concept is better explained in terms of process which enables। तो इसका जो हो जाएगा सबसे अच्छा तरीका जो है जो इस सारे ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करके बनाया गया वो है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है? इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के बारे में स्टेटमेंट है। बैंक्रप्सी refers to the financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they become due। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक प्रॉपर ये जो है ना ये इंसॉल्वेंसी को डिफाइन करता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी refers to legal process where the assets of debtor are liquidated or recognized for the benefit of creditors। इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया। तो ये जो है ये जो हमारा डेफिनेशन है ये जो हमारा डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है इंसॉल्वेंसी का, और ये हमारा डेफिनेशन है बैंक्रप्सी का। ठीक है, तीसरा देखते हैं।
बैंक्रप्सी इज स्टेट वेयर, जी नहीं, यहाँ भी चीजों को चेंज कर दिया गया है, यहाँ भी इसको चेंज कर दिया गया है। तो हमारा जो बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर एज bankruptcy is the conclusion। ठीक है, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। अब आगे देखते हैं फोर्थ, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग दिस प्रोसीडिंग्स, ये सही है। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया था। इसको हम लोग अडॉप्ट किए थे 1956 में। कब किए थे? 1956 में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था। पीएलआई स्कीम के बारे में हम पास स्टेटमेंट देख लेते हैं उसको। The scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing, attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic component। जी नहीं, इसमें हमारे पास लगभग बहुत बड़ा इसका ब्रॉड गोल है। इसमें लगभग हमारे पास 14-15 कैटेगरीज हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। The scheme has two categories of applicants, namely global companies and domestic companies। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। The scheme shall extend an average incentive of what? Around 8% on net increment sales over base year of goods manufactured in India covered under the targets to illegal companies for a period of 6 years। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। The target segment of PLI should include laptops, tablets, all-in-one PCs, servers, and ultra small factors UFs। तो अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8% नहीं, हमारे पास 4 से 6% इंक्रीमेंट सेल्स की इसमें बात की गई है। 4% से 6% इंक्रीमेंट सेल की इसमें बात की गई है, और ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये और ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये और ये रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। जी नहीं, स्वामित्व जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर स्कीम आता है। स्वामित्व स्कीम जो है वो किसके अंदर आता है? हमारा जो स्वामित्व स्कीम है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The scheme seeks to create geopositioning infrastructure like CORS network to benchmark the location, provides 5 centimeter level accuracy। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। CORS मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जी नहीं, ये गलत है। CORS का मतलब है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, ये हमारा गलत है। CORS का मतलब हो जाएगा, CORS का मतलब हो जाएगा continuously operating reference stations। ठीक है, CORS। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। The scheme is a reforming step towards establishment of a clear ownership of property rural areas, innovated आबादी areas by mapping land parcels using drone technology। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy? Stagflation जो है वो इसमें से कौन कौन सा जो वो ला सकता है? तो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी हाँ ये भी ला सकता है। डिक्लाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, जी हाँ इससे भी महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये भी सही है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे पास स्टैगफ्लेशन को बढ़ा सकता है। तो ये चारों जो हमारे फैक्टर्स है वो स्टैगफ्लेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहला ग्लोबलाइजेशन का हमारे पास इम्पैक्ट क्या हुआ देख लेते हैं। तो इट हैज एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। इट हैज लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई, करेक्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, ये हमारे पास इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग कहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको याद कर लें कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। व्हाट इज द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है उसको बेनिफिट करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी मेजर्स को लिए गए? एमएसपी करेक्ट है, बफर स्टॉक करेक्ट है, पीडीएस करेक्ट है, मतलब द करेक्ट आंसर विल बी मोर देन वन अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002? तो ये हमारा एसवीएस राघवन कमेटी जो है, एसवीएस राघवन कमेटी जो है हमारा, इसने कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में कहा था। एसवीएस राघवन कमेटी, ध्यान रखेंगे। विद द फॉलोइंग 5 प्लान्स वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये 8th 5 प्लान में बना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे, आप लोग जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में कि हमारा जो 8th 5 प्लान था ना, 8th 5 प्लान, ठीक है, जो 1992 से 97 के बीच में था, इसका एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था हमारा, इसका डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फोकस करना है, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, खास करके एजुकेशन, हेल्थ एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? ये आपको पता है, नीति आयोग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि पॉवर्टी लाइन कौन जारी करता है तो हो जाएगा नीति आयोग, लेकिन कैरीज आउट द सर्वे मतलब जो पॉवर्टी लाइन पे जो डेटा है उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको कौन करता है? वो करता है एनएसएसओ, हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में फिर नीति आयोग उसको डेटा को कंपाइल करके रिलीज करता है पॉवर्टी लाइन को थ्रू मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन विच बजट द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS जो है उसको वित्त मंत्री ने कौन से बजट में हमारे डिस्कस किया था? यूनियन बजट 1992-93, ठीक है। विद द फॉलोइंग वर गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान, इनमें से कौन कौन से 5 ईयर गोल का गोल था? तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो ग्रोथ था,
मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था, लिटरेचर नहीं था। तो 1 एंड 2 एंड 3 ऑप्शन नहीं, इसका मतलब आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अगर ध्यान हो तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे उनका गोल था, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, और चौथा इक्विटी, चौथा इक्विटी। चौथा इक्विटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन द गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइस फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2026। तो ये हमारा हो जाए कीर्ति पारेख कमेटी। कीर्ति पारेख कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है टू रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर किसके लिए है? फॉर एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी, प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस, प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा जो हमारे शुगर इंडस्ट्री के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, तो इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शुगर केन है वो 24 घंटे के अंदर अगर हार्वेस्ट नहीं किया गया, तो हार्वेस्ट जो अगर होता है शुगर केन तो 24 घंटे के अंदर उसको प्रोसेस नहीं किया गया, उसका सुक्रोज कंटेंट काफ़ी तेज़ी से घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा, महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर है। तो जनरली हम लोग यही देखते हैं कि शुगर केन के बारे में कि महाराष्ट्र और यूपी जो टॉप पे रहता है, तभी महाराष्ट्र टॉप पे, यूपी सेकंड पे, कभी यूपी टॉप पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, तो ये होते रहता है, और ये भी सही है, यूपी सेकंड पे है, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि शुगर केन जो हमारा वेट लॉस इंडस्ट्री की 24 घंटे के अंदर हमने हार्वेस्ट के बाद उसको अगर प्रोसेस नहीं किया तो वो ड्राई होने लगता है, और टॉप प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कभी कभी चेंज भी होते रहता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसईजेड एक्ट 2005। तो जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेक्ट है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेक्ट है, क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट है। तो तीनों के तीनों हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए, विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से गलत क्या है? डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट, बिल्कुल सही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ऐसा कि एक राज्य में, एक जिले में एक से अधिक अगर कंज्यूमर कोर्ट्स की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की, तो वो खोल सकता है। सही है, ये सही बात है। इनमें से एक मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसको मस्ट बी वुमेन, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तीसरा, द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंटेड कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट एक्सीड ₹50 लाख। तो ये 50 लाख का कैप जो है वो यहाँ पे लगता है। 50 लाख से कम का गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में अगर कंप्लेन है तो हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम पे एड्रेस कर लेते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं, हम लोग उसको मैच करते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर एंड रेड रेवोल्यूशन। तो देख लेते हैं क्या है हमारा अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 22, तो ग्रे रेवोल्यूशन जो हमारा है
रेवोल्यूशन हम लोग इधर लिखते हैं ग्रे रिलेटेड टू फर्टी इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स। दूसरा पिंक, पिंक रिलेटेड ओनियन फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन। तो पिंक हमारा ओनियन फार्मा भी होता है कई जगह और प्रॉन्स भी होता है कई जगह। सिल्वर जो है एग एंड पोल्ट्री, सिल्वर एंड पोल्ट्री। और लास्ट हमारा हो जाएगा रेड, रेड टोमेटो या मीट। रेड जो है वो टोमेटो के लिए भी यूज करते हैं और हम लोग मीट के लिए भी यूज करते हैं। चलिए, विद द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर। तो न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री जो है वो हमारा नेपनगर में, कहाँ पे है? नेपनगर में, ठीक है। और ये नेपनगर कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। नेपनगर है हमारा, नेपनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, ठीक है। नेपा मिल्स फेमस फॉर न्यूज़पेपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड। सबसे पहला कोल माइनिंग इंडिया में हुआ था रानीगंज में। कहाँ हुआ था? पहला कोल माइन इंडिया में हुआ था रानीगंज में, और जो कि है वेस्ट बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। और 1774 में यहाँ पे पहली बार कोल माइनिंग हुआ था। किसके द्वारा? जॉन समर एंड ग्रांट हिटली के द्वारा। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। अगर हम लोग सेंसस 2011 की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ भील का है। भील जो जनजाति है, दे हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, यस। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यस। हार्मोनियस लाइफ, ये भी सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसका पार्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन वन ऑफ द वर्क, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन सही है। भंडारी कमेटी, तो भंडारी कमेटी गठन क्यों हुआ था? तो भंडारी कमेटी गठन हुआ था रीजनल रूरल बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के। भंडारी कमेटी का आरआरबी जो है उनके रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के 1994 में, कब? 1994 में भंडारी कमेटी का गठन हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चुनिए एनपीएस के बारे में। एनपीएस जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम है। अब देखिए, इट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलर इनकम टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। जी नहीं, जो केवल एनपीएस के अंदर आते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है एनपीएस में अलॉट करते हैं उसको ये बेनिफिट मिलता है, सबको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय इरडा, ये भी गलत है। एनपीएस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसका नाम क्या है? पीएफआरडीए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, जी नहीं, सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है। इसको रेगुलेट करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन डेवलप करती है? ध्यान रखेंगे आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है पीएफआरडीए, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के बारे में है, जी नहीं, गलत है। 2017 में आया था, ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गलत है। इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, ये सही है। ये बिहार के रोड कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसका एकमात्र एम ये है कि जो बॉर्डर एरियाज है उनको, खास करके इंडिया का जो नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर है, नॉर्दर्न जो हमारा लैंड बॉर्डर है, समझे, अगर हम मैप में देखें तो हमारा नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर कैसे है? नॉर्दर्न जो हमारा लैंड बॉर्डर है
इसको इसके जो आसपास के जो विलेजेस हैं उनको कंप्रिहेंसिवली डेवलप करना, ये इसका मेन एम है। ठीक है, चलिए माइक्रो इंटरप्राइज के इसमें से कौन सा डिफाइन करता है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। माइक्रो इंटरप्राइज जो है उसको डिफाइन करने का सही तरीका हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरीज फॉर इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। क्योंकि अलग अलग डिफिनेशन सरकार ने दिया है किसके लिए? एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो माइक्रो के लिए हमारा जो डिफिनेशन है वो नॉट लेस देन 1 करोड़, 1 CR, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे, एक क्वेश्चन था लगता है, नीचे रह गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, कुआं का निर्माण इसमें नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। बाकी देख लेते हैं। एनहेंसमेंट ऑफ रिचार्जिंग एक्वीफर्स बिल्कुल सही है। रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सही है। रिपेयर इनबिल्ट वाटर बॉडी सही है। कुएं का निर्माण जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर नहीं होता है, इसको हम लोग गलत हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बेयर नेसेसिटीज एक्ट के बारे में पूछा गया है। और बेयर नेसेसिटीज एक्ट जो है वो क्या है? बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है ये आया था 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में। कब आया था? 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में। चलिए, द इकोनॉमिक सर्वे कम विद द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स रूरल अर्बन लेवल्स, सही है। कब आया था? 2020-21, तो ये तो यहीं छट गया। तो बेसिस इट इज बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि इसमें 26 इंडिकेटर होते हैं और 6 डायमेंशन होते हैं। जी नहीं, इसमें हम लोग 5 डायमेंशन पे मेजर करते हैं। 5 डायमेंशन जो हमारे होते हैं वो होते हैं वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर। ठीक है, तो 5 डायमेंशन हमारे पास होते हैं। ठीक है, एंड अदर फैसिलिटीज, तो इसके 5 डायमेंशन होते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। क्या होता है हमारे पास? इसके 5 डायमेंशन होता है। कौन कौन से देख लेते हैं इनको। जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है वो 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आया था और 26 इंडिकेटर है और इसमें 5 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन हमारा क्या है? वाटर। दूसरा सैनिटेशन। तीसरा हाउसिंग। चौथा माइक्रो एनवायरनमेंट, और 5वां अदर फैसिलिटीज। चलिए, तो ये 5 इंडिकेटर, 6 इंडिकेटर नहीं होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेस्ट इंडेक्स है वो हमारा हो जाएगा पर कैपिटा रियल इनकम के बारे में। तो जब भी हम लोग सबसे अच्छा इंडेक्स है किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, उनको हम लोग को अरेंज करना है किसमें? राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो राइस प्रोड्यूसिंग हिसाब से हमको अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर यूपी एंड देन हमारा वेस्ट बंगाल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस प्रोडक्शन के बारे में। आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल। चलिए, फॉलोइंग इज नॉट द मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। इनमें से कौन सा जीडीपी को पता करने का एक सही मेथड नहीं है? ये हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो प्रोडक्ट मेथड इज अ मेथड, सही है। इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है। ठीक है, ये भी है। तो
डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड जो है वो इसका आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग ऑफिसर इंस्टीट्यूट रिलीज डेटा ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में डेटा कौन देता है, सीएसओ। कौन देता है, सीएसओ। नेशनल इनकम के बारे में डेटा देता है सीएसओ। आयुष्मान साकार स्कीम, इसके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट है। और एक आपको एक डेवलपमेंट बता दें, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में एनएसएसओ की बात की थी, यहाँ पे सीएसओ की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से जो हमारा सीएसओ और एनएसएसओ उसको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था इसको, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस था सीएसओ। इसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया है, and it has been merged to form the NSO। क्या बना है ये, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों को मर्ज करके NSO बन गया है, NSO बनाया गया, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। आयुष्मान साकार स्कीम के बारे में है कि इनमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो आयुष्मान साकार स्कीम जो है वो लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, जी नहीं। आयुष्मान साकार स्कीम जो है इसको लॉन्च किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, तो सही आंसर ये हो जाएगा। क्यों आया था, to assist the cooperatives in the creation of health infrastructure. It especially covers establishment, modernization, expansion, repair, intervention, hospital and healthcare and education infrastructure provided by National Cooperative Development Corporation। National Cooperative Development Corporation के द्वारा किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बीच में द कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो था वो उसको इन बीच में द कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इसको 2013-14 के बजट में हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था। जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग जो हमारा है वो 2005-6 के बजट में इनिशिएट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि जेंडर बजटिंग जो हमारा है वो 2005-6 में किया गया था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बजट का जेंडर पर्सपेक्टिव जो उसको हम लोग देखते हैं और कैसे ये हर एक जगह पे जेंडर को ध्यान में रखता है। तो जेंडर बजटिंग जो हमारा है वो 2000 ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे कि जेंडर बजटिंग जो हमारा है वो 2005-6 में हम लोग स्टार्ट किए थे। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी सेलेक्ट इन प्रो बोनो कैपेसिटी, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, द फंड कंसिस्ट इंटायरली ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल सही है, कोविड के समय कंट्रीब्यूशन लोगों ने किया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज if this is dealing with any kind of emergency or distress situation and to provide relief to the affected, it does not get any budgetary support, इसको budgetary support कुछ नहीं मिला, सही है। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ई, none of the above। आगे देखते हैं, lowering the CRR it will have the following impact on the economy। तो अगर हम लोग CRR कम कर देंगे तो उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव होगा, देखते हैं करेक्ट कोड क्या है। तो अगर सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक जो है वो अपने पास या जो कैश रिजर्व रखती है उसको अगर
कम कर दी, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा, तो बैंक्स विल हैव द हायर लेवल्स टू लिक्विडिटी, बिल्कुल बैंक ज्यादा लेंड करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे इकोनॉमी में इस करेंसी का सप्लाई ब्रॉडन हो सकता है, बिल्कुल सही है, और रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो घट सकता है, रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो हमारा है वो घट सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन डायनेमिक्स काफी चेंज करेगा, ड्यू टू चेंजिंग इन्फ्लेशन डायनेमिक्स, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 2025 एचडीआर पब्लिश बाय यूएनडीपी, व्हाट इज इंडियाज रैंक? तो भारत का जो रैंक है वो 130 एचडीआर में। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, तो फूड मैनेजमेंट का इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑफ कोर्स इट इज। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इट इज। मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर क्रॉप, सही है। एक्सपोर्ट हमारा नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का डी। चलिए, विद कंसिडर फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू भारतमाला, तो भारतमाला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इंप्लाइज दैट इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस कैपिटल एसेट, जी नहीं, कैपिटल एसेट करेंगे तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट नहीं कहलाएगा। द नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर नॉट, जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट उस कंडीशन में बोरो करे और जब उस पैसे का वो यूज कैपिटल एसेट्स में ना करे तो हम लोग उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब बेसिकली हमारे पास रेवेन्यू की कमी हो गई है, ठीक है, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रेवेन्यू हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू का जो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया वो हो जाएगा सैलरीज, पेंशन, डे टू डे एक्सपेंडिचर, ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको अगर हम लोग को फाइनेंस करने के लिए बोरो करना पड़ रहा है तो वो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। हमारे इकोनॉमी के लिए हम लोग बोरो कब करते हैं? टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, ट्रेन प्रोजेक्ट, ये सब के लिए हम लोग बोरो करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध किससे है? हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से है भारतमाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो है वो रिलीज करती है इंडस्ट्रियल प्रमोशन को चेक करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सीएसओ। हालांकि अब सीएसओ और इसको मर्ज करके बना दिया गया है एनएसओ, ये क्वेश्चन तो पहले का है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज, तो पीएम कुसुम में जो स्कीम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फार्मर का जो डिपेंडेंसी है डीजल पे उनको हटाना और पंप सेट टू सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान एवं महाभियान। इसका उद्देश्य है कि हम लोग जो इरिगेशन करते हैं अभी भी वो डीजल पंप के थ्रू करते हैं और उससे हटा करके हम लोग ट्राई करें कि जो सोलर पंप है हम लोग उसको यूज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 48। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्वीक इन द बजट फॉर 2021। ये किस सेक्टर को हेल्प करेगा? ये हमारा हेल्थ सेक्टर के लिए बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए निर्वीक को लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? ये हमारा निर्वीक जो था ये हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, इसको निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात ऋण विकास योजना। नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट फाइनेंस का सोर्स नहीं है? ठीक है, नॉट अ सोर्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो डायरेक्ट फाइनेंस का सोर्स है, ठीक है। ये भी नाबार्ड जो है वो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, तो इसको ध्यान रखेंगे
कि नाबार्ड जो है वो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ, नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी, ईपीसीजी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए, इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम इज सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ हाउ मेनी पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर हो जाएगा 3000, 3000। Who determines the minimum support prices? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है उसको डिटरमाइन करने वाली जो कमेटी है, कल ही हमने आपको बताया था, कल का अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो CACP डिसाइड करती है, और अल्टीमेट जो डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो होता है CCEA के पास। चलिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसका संबंध पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन से है, और ये दिया था किसने? राज कृष्णा ने। किसने दिया था? राज कृष्णा नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है उसको 6th फाइव ईयर प्लान में इनिशिएट किया गया था? तो इट वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच स्टेट? तो अंत्योदय जो हमारा प्रोग्राम है सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ स्टार्ट किए थे? सबसे पहले स्टार्ट हम लोग किए थे उसको राजस्थान में। कहाँ किए थे? राजस्थान में किए थे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अंत्योदय प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट किए थे कहाँ? उसको इनिशिएट किए थे राजस्थान में। कहाँ किए थे? राजस्थान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 12th फाइव ईयर प्लान के तहत हमारा एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था वो एग्रीकल्चर एलाइड के लिए क्या था? 4%। मेक इन इंडिया का क्या एम है? मेक इन इंडिया का जो हमारा एम है वो रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, सही है। रेट टेपिज्म घटाना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाना, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बनाना, सही है। तो ऑप्शन नंबर ई मोर देन वन हो जाएगा। इनमें से कौन एक इनिशिएटिव नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का? देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज रूरल, पूरा ये पूरा जो है ये मॉडल किसने दिया था? ये दिया था हमारे APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पूरा मॉडल है, पूरा मॉडल है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज रूरल एरियाज, दिस मॉडल वाज गिवन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। मोहम्मद यूनुस, whom of the following has given the idea of self help groups as effective tools of poverty elevation? ये मोहम्मद यूनुस का आइडिया। किसका आइडिया है? मोहम्मद यूनुस का। SHGs को हम लोग यूज करेंगे एज टूल्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। We use SHGs as a tool for poverty रिडक्शन। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हमारा फीमेल लिटरेसी कितना है? तो लगभग 65.5% के आसपास फीमेल लिटरेसी हमारे पास 65.5% है 2011 सेंसस के हिसाब से। चलिए, विद द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बढ़ाने का तरीका क्या है? अच्छे से इरिगेशन करेंगे, क्वालिटी सीड्स रहेगा हमारे पास, पेस्टिसाइड यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, इसका मतलब मोर देन वन अबव। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, तो मनरेगा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड एसेट्स, टू इंकरेज माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड टू एनहांस रूरल इनकम। ये भी सही है। ये सारे क्वेश्चन क्या है? BPSC के PYQs है, BPSC ने पूछा क्वेश्चन। The following most appropriately describe the nature of Green Revolution in the late 60s of the 20th century। तो सबसे अच्छा तरीका जो इसको डिसाइड करने का वो हो जाएगा
हमारा सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम हाई वैरायटी सीड्स फिर वाटर फर्टिलाइजर इसको यूज करते थे। चलिए, the following states has the highest density of population according to census of India 2011। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो बिहार का है। कितना है? 1106, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू सेंसस हमारा सेंसस 2011 के हिसाब से हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो राज्य है, वो बिहार है, विद डेंसिटी ऑफ 1106। सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे है केरला। ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारा वो है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे दिक्कत क्या है हमारा? जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके पास हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं। क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट हैव adequate डेटा। चलिए, एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो ये हमारा हो जाएगा नबार्ड। क्या हो जाएगा? एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इज नबार्ड। अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन द नेट प्रोसीड्स, ये हमारा जो है उसको क्या किया गया है? इसको बढ़ा करके 32 से 42% कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 42%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया देख लेते हैं कितना। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग साइज है उसका हो जाएगा लेस देन 1 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? इट विल बी लेस देन 1 हेक्टेयर। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग का साइज हमारे पास लेस देन 1 हेक्टेयर, और ऐसा हेक्टेयर का परसेंटेज लगभग 80% ज़्यादा है, और एवरेज साइज जो है वो 0.39 हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग अलग अलग लैंड पार्सल का साइज हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा लैंड होल्डिंग और ये हो जाएगा हमारा साइज। ये मार्जिनल हो गया, तो मार्जिनल विल बी लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर। दूसरा हमारा हो जाएगा स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर्स, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर। तीसरा हमारा सेमी मीडियम, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर। फिर मीडियम, मीडियम हमारा हो जाएगा 4 से 10 हेक्टेयर, और अंत में लार्ज 10 हेक्टेयर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंड होल्डिंग, उनका साइज। मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज हमारा 10 हेक्टेयर। ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन में होता है इम्पोर्ट ड्यूटीज घटेगा, सही है। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एबोल्यूशन सही है। फ्री फ्लो एफडीआई सही। पब्लिक सेक्टर इक्विटी का डिसइन्वेस्टमेंट का संबंध हमारे ग्लोबलाइजेशन से नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम टू एग्जिस्टेंस इनटू फोर्स इन इंडिया इन, ये हमारा 2005 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमएलए जो हमारा है 2005 में आया था। ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए
The government of India recently revised the base year for GDP estimates to better reflect the evolving economic structure. What is the new updated GDP स्ट्रक्चर? ये हमारा हो जाएगा 2022-23। 2011-12 था, हो जाएगा 22-23। चलिए, द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ। एवरेज यील्ड जो कॉटन का है सबसे हाईएस्ट हमारे पास किस में है? ये एवरेज यील्ड सबसे ज्यादा हमारे पास है, वो हम लोग उसको देखते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये सब इलाके में। तो नॉन ऑफ दीज, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज यील्ड जो है वो कॉटन का वो हाईएस्ट कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब के इलाकों में एवरेज यील्ड हाईएस्ट। ठीक है, चलिए करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो किसने प्रिपेयर किया है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो सर्विस टैक्स जो हमारे इंडिया में आया था वो आया था राजा चिलैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। विच कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन? ये हमारा हो जाएगा नचिकेत बोर कमेटी। जी नहीं, कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो कैशलेस ट्रांजेक्शन के केस में हमारा हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता कमेटी। ठीक है, जो हमें हमारा जो कैशलेस पेमेंट इको सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है, डिजिटल पेमेंट के लिए। नचिकेत जो बोर कमेटी है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया। चलिए देख लेते हैं 79, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया। तो जिसने हमारा पहला बार से साइंटिफिकली नेशनल इनकम को डिफाइन किया था इंडिया में, वो थे हमारे VKRB राव। कौन थे? VKRB राव। हालांकि दादाजी नौरोजी ने पहला बार ट्राई किया था कैलकुलेट करने का, लेकिन उनका तरीका जो है वो साइंटिफिक नहीं था। पहला बार साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने, ध्यान रखेंगे ये वर्ड साइंटिफिकली जो है, अगर साइंटिफिक दिया हुआ है तो हम लोग VKRB राव का नाम लेंगे। अगर वो पहला बार पूछा जाएगा पहला बार किसने किया, तो वो हो जाएगा हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ है? इट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। जूट, ग्राउंडनट, ज्वार, शुगर केन। तो ज्वार इज नॉट अ कैश क्रॉप, बाकी सब लोग कैश क्रॉप है। फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द हेरोड-डबल मॉडल। दूसरा जो था वो महालनोबिस पे था। चलिए 83, ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। विद द फॉलोइंग टैक्स लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा स्टैम्प ड्यूटीज। क्या हो जाएगा हमारा? स्टैम्प ड्यूटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट का मतलब क्या है? तो बैंक रेट का मतलब क्या है? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे अलग अलग बैंक को लोन देगी वो हो जाएगा बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। महालनोबिस मॉडल। तो महालनोबिस मॉडल जो हमारा है वो सेकेंड 5-year प्लान हमारा इसी पे बेस्ड था, और वो क्या कहता है? ये कहता है सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज वेयर which were capital intensive, setting up of heavy industries which were capital intensive। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। और हमारा जो महालनोबिस मॉडल है ये इसी की बेसिस पे हमारा सेकेंड 5-year प्लान आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ।
तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो उसको हमारे यूनियन कब कब लाया गया? 2011-12 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2011-12 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए। फॉरेन करेंसी विच इज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं हॉट मनी। हॉट करेंसी जो अच्छे इंटरेस्ट रेट रिटर्न के लिए कहीं भी तुरंत माइग्रेशन कर सकता है। चलिए 91 विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो हमारा ऑयल सीड्स जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की इन तीनों के अंदर नहीं आता है। एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज एबोलिश्ड ऑन, तो इसको हम लोगों ने एबोलिश किया था कब? 31 मार्च 1997 को। आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? इंश्योरेंस सेक्टर से। किससे है? आर एन मल्होत्रा कमेटी का जो संबंध है वो है इंश्योरेंस सेक्टर से। और ये कमेटी जो है वो गठन हुआ था 1993 में। ठीक है, और इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे फिर IRDIA का इस्टेब्लिशमेंट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में सर्विस टैक्स कब स्टार्ट किया गया था? तो 1994-95 में सर्विस टैक्स को स्टार्ट किया गया था। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लॉयज, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब ये होता है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसी इन वाइस वर्सा, मतलब मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से हमारा जो रूपी है वो चेंज करेगा, अपना कन्वर्टिबिलिटी इंश्योर करेगा। इसमें गवर्नमेंट के या आरबीआई इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, चलिए। विद द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल टू इंडिया। ट्रेड बैलेंस जो हमारा फेवरेबल कब था? 1972-73 और 76-77। तो ये फेवरेबल हमारा ट्रेड बैलेंस कब कब था? हमारा ट्रेड बैलेंस फेवरेबल था 1972-73 में और 1976-77 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। इसको हम लोग को मैच करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हम लोग को प्लेस करना है। तो सबसे पहले होता है हमारा साफ्टा सार्क प्रेफरेंशियल जो हमारा एग्रीमेंट है साफ्टा, वो कब होता है देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा साफ्टा हो जाएगा 1993 में। साफ्टा जो है वो सबसे पहले साफ्टा हमारा होगा 1993 में, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ था 1998 में। फिर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साइंड इन 2004 और अल्टीमेटली हमारा CECA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद सिंगापुर, इट वाज साइंड इन 2005। तो हम इस हिसाब से सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। हम लोग ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। चलिए ड्यूरिंग विच ईयर वाज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर नेगेटिव। ये नेगेटिव रहा था हमारा लगभग 2002-2003 में नेगेटिव रहा था। ठीक है, चलिए क्योंकि मानसून पे डिपेंडेंट है और हमारा मानसून कंप्लीटली फेल कर गया था। 19 क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बैंक क्रेडिट रेट ऑफ आरबीआई चार्जेस क्लाइंट्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जी नहीं,
ये रॉन्ग है। रेपो रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्ज क्लाइंट ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली दोनों को डेफिनेशन को स्वैप कर दिया गया है। बैंक रेट जो है, ध्यान देने वाली बात है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा बैंक रेट है ना, ये आरबीआई, ठीक है, लोन देती है अपने क्लाइंट्स को, मतलब बैंक्स को लोन देगी बैंक रेट पे फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो है वो, इसमें आरबीआई जो है गवर्नमेंट बैंक को लोन देगी या किसी बैंक को लोन देगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब तुरंत उनके लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए देगी। किस पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्सचेंज पर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब नोट करने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पे नो कोलैटरल, ठीक है, और हमारा यहाँ पे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे लिया है, ये लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे लिया है। तो ये हम लोग को जो बेसिक डिफरेंसेस को ध्यान रखना है कि बैंक रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देगी फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विदाउट एनी कोलेटरल, नो कोलेटरल, कोई कोलेटरल या इस पे कोई रिस्क नहीं। और रेपो रेट पे आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उनकी लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए एट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एक्सचेंज पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 100, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ, तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ये कंसिस्ट ऑफ लोडिंग डाउन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, सही है। एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स इन प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। और डिरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये सब के सब सही है। क्वेश्चन नंबर 101, हम लोग को मैच करना है। तो जो रूरल हाउसिंग जो हमारा है वो कब आया था देख लेते हैं। रूरल हाउसिंग क्वेश्चन नंबर 101, फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो इलेक्ट्रिफिकेशन है, एग्रोवेस इंडस्ट्रीज है, टेलीफोनी है, रूरल हाउसिंग जो है वो भारत निर्माण का कंपोनेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो आईसीआईसीआई जो है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई जो है वो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आईडीबीआई, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। एक्सिम बैंक 1982, और बीआईएफआर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एसोसिएशन 1987, बीएफआईआर 1987। चलिए आगे देखते हैं। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ, तो कॉमर्शियल जो सोर्स हमारा एनर्जी है प्योरली किसके कंसिस्ट ऑफ होता है? ये हमारा कोल, गैस, ऑयल एंड फायरवुड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहला ऑयल एनर्जी क्राइसिस इंडिया में कब हुआ था? फर्स्ट ऑयल एनर्जी क्राइसिस इंडिया में कब हुआ था? 1970s एंड 1980s। क्यों? क्योंकि जो योम किपुर वॉर हुआ था उसके चलते प्राइस काफी स्काई रॉकेट हो गए थे। 105, इंडिया में कैसा इकोनॉमी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया हैज मिक्स्ड इकोनॉमीज। इंडिया में
मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। When was speed post service launched by the Indian Post Department in competition to the courier service? तो इसको लॉन्च किया गया था हमारे पोस्ट के द्वारा 1986 में। स्पीड पोस्ट हमारे 1986 में आया था। पहला टेलीफोन इंडिया में कब आया था? तो पहला टेलीफोन इंडिया में आया था 1851 में, 1851 में आया था पहला टेलीफोन, जिसको ऑपरेट किया गया था कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में पहला टेलीफोन ऑपरेट हुआ था। कलकत्ता से डायमंड हार्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन इंडिया। तो कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन इंडिया। चलिए देख लेते हैं। सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आर वेरी हाई, करेक्ट। लैक ऑफ कमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर एसईबी, सही है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इंप्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसी थ्रू एसईबी, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। चलिए रोलिंग प्लान हमारा जो है वो देख लेते हैं। तो ए प्लान फॉर द करेंट ईयर केवल एक साल के लिए आया था ये एनुअल बजट, ठीक है। और क्यों आया था ये? इसको जनता पार्टी लाई थी। कब लाई थी? 1978 में। जनता पार्टी की सरकार इसको 1978 में लेकर के आती है रूलिंग प्लान को। तो पहला सही है। और केवल ये आया था किसके लिए? केवल प्लान फॉर द करेंट ईयर, इसमें ओनली प्लान फॉर करेंट ईयर, मतलब एक साल के लिए हम लोग प्लान करते हैं जी, ठीक है। इसमें केवल एक एनुअल बजट आता है, ओनली वन एनुअल बजट को हम लोग एक बार प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट हमारा तो ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको हर बार हम लोग रिवाइज एवरी ईयर एंड पर्सपेक्टिव प्लान, जी नहीं ये भी नहीं, और इट शुड बी रिवाइज्ड एवरी ईयर, क्योंकि हर साल एक नया प्लान आएगा। 110 देखते हैं। द 1 रुपी नोट बी सिग्नेचर ऑफ द, तो जो 1 रुपी नोट है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन लेता है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे यहाँ प्लान हॉलिडे कब हुआ? जब प्लान नहीं आया था, तो ये हुआ था 1966 से 69। प्लान हॉलिडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये इंडो चाइनीज वॉर और इंडो पाक वॉर के चलते बैक टू बैक ड्रॉट के चलते हुआ था। तो ये भी देख लेते हैं। ये भी हम लोग देख लेते हैं। प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे हमारे यहाँ कब हुआ था? 1966 से 69 के बीच में। क्यों? इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, और बैक टू बैक ड्रॉट्स एंड फेमाइन के चलते हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं कि अगर सरकार जो है वो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी, आरबीआई जो है वो कम कर देगी, तो किस इसका इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ये बढ़ जाएगा।
ये बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोन दिया जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट विल इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किस पे होगा? बायोटेक्नोलॉजी। 11th फाइव ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज, हमारा 11th फाइव ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ। फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या है? फिस्कल डेफिसिट हमारा है सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग लायबिलिटीज। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो हम लोग इसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको अलग तरीके से भी डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स, बस ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who headed the high-level committee on balance of payment recommending that India should have a forex reserve for 12 months import requirements? तो इसको हेड करने वाले हमारे थे बीसी रंगराजन, सी रंगराजन एंड वाई वी रेड्डी। इन्होंने इसको हेड किया था। चलिए, फॉलोइंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ 1969, इनमें से कौन सा एक इंटरनेशनल रिजर्व क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969? ये हमारा हो जाएगा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको कि आईएमएफ ने फॉर्म किया था 1999 में। ठीक है, एसडीआर क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं, 118 देखते हैं। Which industrial policy resolution is regarded as the economic constitution of India? इसको हम लोग कहते हैं हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो 1956 का है, वो कहलाता है हमारे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा स्टेटमेंट, इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 है, इट इज राइटली said as economic constitution of इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whom the following was an architect of Indian planning? तो ये थे हमारे पीसी महालनोबिस। कौन थे हमारे? पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलिए 120 क्वेश्चन नंबर। विच फाइव ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी? गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो था वो हमारे 5th फाइव ईयर प्लान में था। ठीक है, गरीबी हटाओ जो हमारे था वो 5th फाइव ईयर प्लान में था। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। जो स्लोगन था हमारा गरीबी हटाओ, इट वाज अंडर 5th फाइव ईयर प्लान। ठीक है, और उस समय
किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड फाइव प्लान इज ऑल्सो नोन एज, थर्ड जो हमारा फाइव प्लान था उसका हमारा नाम था गाडगिल योजना। थर्ड हमारा फाइव प्लान गाडगिल योजना के नाम से भी काफ़ी फेमस हो गया, उसको डॉक्टर गाडगिल ने फॉर्म किया था, जो कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी हेड थे। नचिकेत मूर कमेटी, नचिकेत मूर कमेटी जो है इसका गठन क्यों हुआ था? कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, नचिकेत मूर कमेटी फॉर कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल मोस्ट कमेटी। बेसिकली ये जो नचिकेत मूर कमेटी है इसको वापस से किया गया था स्मॉल बैंक्स के लिए, पेमेंट्स बैंक से स्मॉल बैंक्स के लिए, ठीक है, फॉर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। चलिए, उर्जित पटेल कमेटी जो तेरा मेड रिकमेंडेशंस ऑन, तो इनका मेन रिकमेंडेशन किस चीज के लिए था? मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन। गोल्डन फेवर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, गोल्डन फेवर रेवोल्यूशन जो है वो उसका संबंध किससे है? जूट से है, इसको लोग ध्यान रखेंगे। विच टाइप ऑफ कोल कंस्टिट्यूट अप टू 95% रिजर्व्स इन इंडिया, इंडिया में जो हमारा है वो ज़्यादातर गोंडवाना कोल है। कौन सा है? 98% इंडिया में जो रिजर्व है वो गोंडवाना कोल का है, ठीक है। इंडिया में जो रिजर्व है वो दो तरह का रिजर्व है। इंडिया में जो रिजर्व है वो गोंडवाना कोल का है और टर्सरी कोल का है, तो ध्यान रखेंगे। और 98% जो हमारा है वो गोंडवाना कोल है, ठीक है। चलिए, गोल्डन फाइबर हमारा जो था उसका संबंध है जूट से, किससे है? गोल्डन फाइबर हमारा इसका संबंध है जूट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन, मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा रहेगा लगभग, कब कितना? वो हमारा रहेगा 20 करोड़, 20 CR, it will be 20 CR। चलिए, in the context of India's revised national account status, the base year was shifted from 2021 to primary region for this periodic revision। तो इसका जो जिसका मेन जिसका एम है वो हो जाएगा टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी सच एज डिजिटल इकोनॉमी एंड गिग वर्क। इसीलिए हम लोगों ने हमारा जो बेस ईयर था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है। तो बेस ईयर जो था वो हमारा 2011-12 जो था उससे चेंज करके हम लोगों ने इसको किस पे ले आया है? नाउ वी हैव ब्रॉट इट टू 2022-23। और मेन कारण क्या है हमारा इसमें एक नया चीज़ ऐड करने का? क्योंकि हम लोगों ने इसमें खास करके जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी ग्रो किया है वो, और गिग इकोनॉमी जो है उसको हम लोग इसमें एक ऐड नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। वीट कल्टीवेशन के लिए हमारे पास आइडियल जो सॉइल है वो क्या होना चाहिए? तो वीट कल्टीवेशन के लिए हमारा जो आइडियल सॉइल टाइप है वो होना चाहिए वेल ड्रेन्ड fertile loamy and clayey loamy। The following is a qualitative tool of monetary policy। तो क्वालिटेटिव टूल जो है वो हो जाएगा मॉरल सुएजन, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आ जाएगा बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट। क्वालिटेटिव में मॉरल सुएजन। द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू अदर बैंक्स बाइंग सिक्योरिटी विद एग्रीमेंट टू बाय बैक, इट इज नोन एज
इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 132 जो है उसको हम लोग कहेंगे रेपो रेट। द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई लेंड टू अदर कंपनी, ये देखिए अभी हमने दिखाया था आपको, अभी ही हमने इस पर बात किया था। देखिए रेपो रेट जो हमारा है वो क्या कहता है कि आरबीआई जो है किसी बैंक को लेंड करेगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए, मतलब बेसिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेपो रेट कहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए करेगी बिना कोलेटरल तो बैंक रेट हो जाएगा। देख लीजिए, interest rate which RBI lend to other banks by buying securities with an agreement to buy back, it is known as हमारा रेपो रेट। ठीक है, देख लीजिए वही क्वेश्चन है। Based on the 2025 Human Development Index, as direction with the following neighboring countries in India ranked above India। तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री जो इंडिया के above है वो है हमारा चाइना। What does effective revenue deficit signify? तो effective revenue deficit हमारा जो signify करता है amount of capital received being used for actual consumption एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग कैपिटल रिसीट्स को एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूज करेंगे तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट हमारा है। विद द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो 16th जो हमारा फाइनेंस कमीशन बना है इसके चेयरमैन कौन है हमारे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था उसके चेयरमैन थे हमारे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। चलिए 1951 में, कब? 1951 में। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है वो उसको WTO प्रोड्यूस करती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये प्रोड्यूस करती है UNDP, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये भी करती है हमारी, ये करती है IMF। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया इन 1860, ये आप देख लीजिए हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए दादा भाई नौरोजी क्यों यहाँ पे आंसर हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने पहला बार किया है फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। जी अगर यहां पे रहता क्या साइंटिफिकली तो हम लोग क्या बोलते हैं VKRV राव, लेकिन पहला बार दादा भाई नौरोजी ने अटेम्प्ट किया था। और क्या कहा था? किताब का नाम था उनके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें क्या कहा था इन्होंने कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो उस समय था 20 रुपी पर एनम, ये हमारा पर कैपिटा इनकम था। The following is excluded when calculating GDP to avoid double counting। हम लोग डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग किस चीज को हटाते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज को हम हटाते हैं। विच क्रॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोइंग बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग हो जाएगा हमारा रबी क्रॉप। क्या हो जाएगा? रबी क्रॉप जो है हो जाएगा। ठीक है, which type of economic system does the government determine what products are to be manufactured in accordance with the requirement of the society? तो ये हमारा हो जाएगा, ये डिसाइड करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर सरकार डिसाइड करेगी कि क्या हम लोग को प्रोड्यूस करना है सोसाइटी के हिसाब से, वो हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। रेनबो रेवोल्यूशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। नेशनल पेंशन सिस्टम हमने अभी बताया आपको, नेशनल पेंशन सिस्टम से इसको कौन रेगुलेट करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1979 में, ये हुई थी शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है वो
कौन सा डाटा यूज करता है, तो 64वीं से 76वीं राउंड का डेटा यूज करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो आउटलुक है इसको रिलीज करता है कौन, यूएनईपी। कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय यूएनईपी। एंड विच प्लान वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ हार्श एंड स्लोली एमब्रेस द एग्रेरियन सेक्टर। ये हमारा हो जाएगा हमारा पहला 5 ईयर प्लान। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, our first 5 year plan, it was based on एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फास्ट एंड स्लोली, आराम आराम से काम करना है, और बेस्ड ऑन हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रहा आज का डिस्कशन। इसमें हम लोगों ने पूरे फुल लेंथ टेस्ट को डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो थे आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड थे या पीवाईक्यूज थे, जिससे कि आपका पीवाईक्यू भी अच्छे से रिवाइज हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में आपको किस थीम पे काम करना है। तो हमारा थीम क्या था, गवर्नमेंट स्कीम्स, जीडीपी, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्हीं पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आपसे हम फिर मिलेंगे एक अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।